इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटीग्रेशन के बारे में। तो भाई नेचुरल इंटीग्रेशन जो हम तब से बात कर रहे हैं, नेचुरल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, नेचुरल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, कैसे होगी, फैक्टर्स क्या होंगे, क्या एंगेज रहेंगे, क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे नेचुरल इंटीग्रेशन में बाधा डालेंगी, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये सब हमने बात की। टीचर का क्या रोल होना चाहिए नेचुरल इंटीग्रेशन को फैलाने में। तो भाई ये नेचुरल इंटीग्रेशन वननेस, यूनिटी, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, कॉमन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, कैसे होगा। विदाउट इमोशनल इंटीग्रेशन तो संभव ही नहीं है। कि भाई एक तरीके का नेचुरल इंटीग्रेशन क्या है कि एक फीलिंग, एक फील कि हम एक हैं। है तो हम बहुत डिफरेंट हैं, हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे बिहेवियर, हमारा आचार विचार, उठना बैठना, हमारा रिलीजन, कल्चर, सब कुछ अलग है। बट इमोशनल इंटीग्रेशन कहलाता है कि भाई किस तरह से एक विचार जो है अपने दिमाग के अंदर हम लाते हैं, जो कि ये जो विचार है ना नेचुरल इंटीग्रेशन की तरफ, ये इमोशनल इंटीग्रेशन से पहले आएगा। मतलब पहले इमोशनली इंटीग्रेट होना पड़ेगा, तब जाके हम चाहेंगे कि जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है, नेचुरल इंटीग्रेशन। ठीक है, बट बिफोर वी गेटिंग नेचुरल इंटीग्रेशन वी हैव टू टेक द इमोशनल। ठीक है, इमोशंस हमारे एक होने चाहिए। सबसे पहले हम विचारधारा अपनी एक करेंगे। विचारधारा मतलब कि एक तरीके का हम सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ, कि हमारे अंदर वो फील आना चाहिए। जब हम कागज़ फेंक रहे हो ना नीचे कचरा, तो हम दिमाग में आना चाहिए यार यहाँ नीचे फेंकूंगा तो फिर कचरा हमारे देश में पड़ रहा है। तो एक तरीके का वो साइलेंटली ग्रो होगा आपके दिमाग में या फिर आपके दिल में कि हाँ, कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे कचरा नहीं फैलाना है। तो आप ये सब कैसे हो पाएगा कि उसके बच्चे के जब वो स्टार्टिंग ईयर्स में जो वो एजुकेशन ले रहा है, वो तब हो पाएगा। राधा कृष्णन कहते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, वो कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन सिंपल और ब्रीफली इसका मतलब क्या होता है नेशनल इंटीग्रेशन का, कि यूनाइट होना, नेशनल यूनिटी लाना, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी। इंटीग्रेशन किसकी इंटीग्रेशन करनी है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम एक हैं। ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं है अपने देश के बारे में, हम जहाँ पे रहते हैं हम सिर्फ अपने ही कल्चर को जानते हैं, अपने देश के बारे में नहीं जानते। हम कौन से सिटीजन हैं, हम कौन सी कंट्री के रहते हैं, हम क्या हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम एक इंसान हैं, बस खाते हैं, सो जाते हैं, ये नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन ये भी कहता है कि हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, कि राष्ट्रीयता, कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम ऐसा हैं, है ना, फीलिंग ऑफ वननेस कि हम एक हैं, सोशली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, लिंग्विस्टिक, कल्चरल यूनिटी हमने लानी है। कॉमन आइडिया होने चाहिए, मतलब कि एक तरीके का एक विचार होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, खालिस्तानी कह रहे हैं मुझे अपना ही कंट्री चाहिए, तो इस तरह से डिस्पैरिटीज़ हो जाएंगी हमारे देश में। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक सेंटिमेंट्स है, हमारे विचार हैं, हमारे आइडिया हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, हमारे सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हैं, हमारे आइडियाज़ जुड़े हुए हैं। एक तरीके का कंडक्ट है, कॉमन कंडक्ट, कोड ऑफ बिहेवियर, किस तरह से हम व्यवहार करेंगे, हम किस तरह से अपने नेशन के साथ लॉयल रहेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। गद्दार बोलते हैं ना जो भाग जाते हैं देश को बर्बाद करके, तो एक तरीके का विजय माल्या को बोला जाता है, गद्दार कहा जाता है। इस तरह से जो देश के साथ लॉयल नहीं रह सकते वो अपने साथ ऐसे बोलते हैं ना। तो एक तरीके का ये देश के लिए प्रेम होना चाहिए, एक कॉमन बिहेवियर होना चाहिए। हो सकता है कि हम एग्जैचुरेट कर रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन ऐसे होगी। नेशनल इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती कि अगर हम इमोशंस पे काम ना करें। हमारे इमोशंस, अगर व्यक्ति को पेपर से 2 दिन पहले ये बता दिया जाए कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे और ये रट लो और इससे तुम पास हो जाओगे, या फिर वो मतलब एक तरीके का उसको ये आइडिया दिया गया या कॉन्शियसनेस दी गई कि एक तरीके का वो पास हो ही जाएगा, हालांकि उसने कभी पास किया ही नहीं एग्ज़ाम को। तो एग्जेजरेट करना कि एक तरीके का हम उसको ये बता पाएंगे कि हो ही नहीं पाएगा जब तक वो खुद से ही चाहेगा नहीं। ठीक है, एक माइंड में इंटीग्रेशन लानी पड़ेगी। तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक तरीके का हमारी थॉट्स में यूनिटी होनी चाहिए, हमारे फीलिंग्स में यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो माइंड में जो चल रही चीज़ें हैं वो उसमें इंटीग्रेशन, हमारे दिल में, हमारी फीलिंग्स में। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आई मीन द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड,
कि माइंड में इंटीग्रेशन एंड द हार्ट, कि हमारे दिल में और दिमाग में एक अत्व की भावना होनी चाहिए। और किसकी फीलिंग को सप्रेस करना है? सेपरेटिज्म, ये हम अलग हैं तुमसे भाई, है ना। ये फील ही होता है एक तरीके का, उनको फिर गलत काम करने में वो मजबूर होते हैं। सेपरेटिस्ट फिलॉसफी जो है वो अच्छी नहीं होती है। हम अलग हैं, मैं कुछ अलग हूँ तुमसे, एक तरीके का क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रोग्रेस रुक जाती है। तो फिर एक तरीके का क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई सेपरेटिस्ट की फीलिंग को हमने दबाना होगा, क्योंकि ये जो है हमारे देश को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगी। इमोशनल इंटीग्रेशन होती है कि जैसे कि हमारी एकत्व, सेंस ऑफ वननेस डेवलप करना हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग की ट्रेनिंग करना, ऐसे हमारे दिल में, ऐसे मतलब बार बार प्रैक्टिस करना। बार बार हमें बताया जाता है, हर साल हम युवा दिवस मनाते हैं, या फिर कह सकते हैं योग दिवस मनाया जाता है, या फिर 15 अगस्त, 26 अगस्त बोल रही, 26 जनवरी, या फिर गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, या फिर महात्मा गांधी का जो बर्थडे है वो मनाया जाता है। फिर 14 नवंबर को हम क्या कहते हैं, ये सब डेज मनाए जाते हैं सो दैट कि बच्चे को इनकलकेट किया जाए कि भाई हम कुछ हमारे देश के लिए कुछ प्रेमी थे, देश के प्रेमी थे, जिन्होंने देश के लिए काम किया और देश को यूनाइट रखा, और आज तक वो देश यूनाइट है। तो इसका मतलब कुछ तो होगा ही ना, इमोशन इंटीग्रेटेड होंगे ना हम। देखिए हमारे इमोशनल इंटीग्रेशन तोड़ने में ब्रिटिशर्स बहुत माहिर थे। उनको पता चल गया कि इनको कैसे इमोशनली कर सकते हैं डिसइंटीग्रेट। इस तरह से सेंस ऑफ वननेस हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी ट्रेनिंग, दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हार्ट की। और ट्रेनिंग इन्हीं चीज़ों से होगी, जब सेलिब्रेशन होगी या फेस्टिवल्स प्रैक्टिस किए जाएंगे, अच्छी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि हमारे देश की इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। एक तरीके का फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, हम भाई भाई हैं, भाईचारा ऑन टॉप भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए। और नेशनल हुड की भावना अंदर होनी चाहिए। घटना साउथ में हो रही है और नॉर्थ वाले को पता ही नहीं है, नहीं, उसको भी वहाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा ही पार्ट है। अगर कहीं और घटना कुछ घटी है तो हमें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ के हैं, हम यहीं के हैं ना, इस धरती के हैं ना, इस धरती के नहीं, हमारे इस देश के हैं, ठीक है। इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी रिपोर्ट आती है 1962 में, उसमें ये बताया गया है कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशनहुड, और इग्नोर करो अपनी इंडिविजुअलिटी, हम कुछ हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कर दो भाई, कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। लिंग्विस्टिक रिलीजियस डिफरेंसेस कर दो ना, डिफरेंट, हम एक हैं। हम ये वाली फीलिंग अगर हमारी ऊपर आ गई ना, इन सब से ऊपर आ गई, तो हम देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अगर सब कोविड में ये सोचने लग जाते कि भाई मेरा परिवार, ठीक है, सब लोग मेरे को यहाँ जाना, मुझे यहाँ जाना, मैं कैफ़े में जाऊँगा, तो अगर सब लोग ये नहीं सोचते कि अगर देश को बचाना है तो हमें घर पे ही रहना होगा, तो सब लोगों के अच्छे बड़े लोग जो बिजनेस होल्डर्स थे वो घर पे रह, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके का हमें नेशनहुड की जो भावना, वो जो किया जाता है, वो रिलीजियस एक तरीके का हमने इग्नोर किया, अपने पर्सनल बेनिफिट्स और देश को सर्वोपरि रखा। कॉमन मेंटल बॉन्ड मतलब एक तरीके का, हम जो हमारे रिलीजन होता है ना, उसमें कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि हम लेके चलते हैं हर जगह, जहाँ पे भी हम चले जाएंगे हम उसको ही फॉलो करेंगे। हम नहीं देखते दूसरों के भी कोई थॉट्स होते हैं, या फिर क्लैश हो सकते हैं, या फिर हमें सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारे जो मेंटल बॉन्ड है जो वो कॉमन होना चाहिए। फीलिंग ऑफ वननेस एंड मेंटल आउटलुक, ताकि हमारे देश की भलाई हो सके। जो ये नैरो माइंडेड लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही अपना करते रहते हैं, और फिर वो देश के लिए भी कोई काम के नहीं रहते। और नेक्स्ट इसमें आता है हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ पर्सनल इमोशन। देखो, जब तक हम मन से नहीं बोलेंगे, जनगण मन से, मतलब उसमें हम अपना फील नहीं जोड़ेंगे। जिसमें हम कोई गाना गाते हैं, जैसे हमारा दिल टूटा होता है तो हम वो गाना सुनते हैं तो हमको कितना वैसे फील आता है कि यार ऐसा होता है, सच में से हमारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। या फिर फॉरमोस्ट जैसे कि हमने कॉमेडी मूवी देखी तो हमें हंसी आने लगती है। तो वैसे ही
बहुत ही टुच्चा सा एग्जांपल था, बट एक तरीके का आप लिंक कर सकते हो कि एक तरीके का जब आप कोई भी नेशनल सॉन्ग गाते हो तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है। जब आप कुछ देखते हो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, या फिर इकट्ठे इमोशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर एक तरीके का बैलेंस पर्सनालिटी निकल के आती है। एक तरीके का ब्लेंड करना है हमें अपने इमोशंस का, और फिर एक तरीके का हमें देश को लेके चलना है, तो इसमें ब्लेंडिंग होनी चाहिए इमोशंस की, ठीक है। फीलिंग ऑफ हारमनी एंड डाइवर्स एलिमेंट्स, और इस तरह से हमें, ये आप इतना मत पढ़ो, इतना समझ गया कि आपको ब्लेंडिंग होनी चाहिए आपके इमोशंस में। द यूनिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट टू विच वेरियस स्टेप्स लुक अप मेंबर ऑफ सेम ग्रुप। मतलब एक तरीके का आपको क्या करना है, ये अगर आपको नेशन की एकता बना के रखनी है कि भारत एक रहे, एकजुट रहे, तो हमें अपने मेंबर्स, हम अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें ग्रुप्स डिवाइडेड नहीं होने चाहिए, एक जैसी एकरूपता होनी चाहिए। क्योंकि इसमें वननेस की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर हम अपने आप को डिफरेंट मानेंगे या फिर कुछ अलग मानेंगे तो इससे क्या होगा कि देश की हानि होगी। हम देश की हानि नहीं चाहते, हम देश को उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए पर्सनल इंटरेस्ट को खोना पड़ेगा और उसको साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके देश के आगे कुछ नहीं चलता, इमोशनल इंटीग्रेशन हमें चाहिए वहाँ पे। और ये इमोशनल इंटीग्रेशन तभी संभव हो पाएगी जब हम अपने आइडेंटिटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमारी जो हम अपनी सिमिलर चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे, हम यूनिटी पे बिलीव करेंगे, या फिर हम एक दूसरे के लिए सोचेंगे, हम डिस्पाइट हमारे कितने भी एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं, या फिर एक तरीके का वासुदेव कुटुंबकम सुनते हैं ना आप कि वासुदेव कुटुंबकम, एक कुटुंब बना के चलना है, एकजुट होके चलना है ताकि बर्बादी ना हो। क्योंकि वर्ल्ड वार आपने देखे होंगे कि कितने ज़्यादा हुए। अब इमोशनल इंटीग्रेशन ही वही है जो नेशनल इंटीग्रेशन में बैरियर्स बने हैं, या फिर ऑब्स्टेकल्स, या फिर फैक्टर अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन होती है। तो वैसे ही सेम अलॉन्ग विद दिस इमोशनल इंटीग्रेशन में क्या ऐसे कारण हैं जिससे इमोशनल इंटीग्रेशन क्या होती है, हार्म होती है। तो कम्युनलिज्म क्या होता है, ये जो भी हमारी जो सॉलिडेरिटी है, हम एक की बात तब से रट रहे हैं, तो कैसे कम्युनलिज्म की वजह से क्या होता है कि हमारे देश में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। कुछ मिनॉरिटीज़ कहती हैं कि हमें तो कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, तो हम तो सुपीरियर हैं, हम दिखाएंगे इनको। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना दबदबा करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़, अनएलिमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कि हमारे देश में जो यूनिटी है उसको डिस्टर्ब कर देती है। एक तरीके का अपनी कम्युनिटी को सुपीरियर कहना, दूसरे को इन्फीरियर कहना। तो जैसे ही हमारा देश डिवाइड हुआ था, जब से हमारा देश, जहाँ पे डिवाइडेशन होगी वहाँ पे आप कम्युनल राइट्स देखोगे, वहाँ पे जहाँ पे बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी कि तुम अलग हो, ये अलग है, तो एक तरीके का उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि हम ऐसे अलग क्यों हैं, ये हम इतने डिफरेंट क्यों बनाए गए हैं, हम खुद ही डिवाइड हो गए। तो एक तरीके का जब हम डिवाइड, माउंटबेटन हमारे देश को आज़ाद करने आया था, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे देश, उन्होंने तो नहीं बोला जाएगा, एक तरीके का उसने हमारे देश को डिवाइड करा, ठीक है। और ये जिन्ना जी जो थे, इन्होंने कहा कि हमें अलग देश चाहिए, वो भी हमारे धर्म के नाम पर देश चाहिए, हम धार्मिक लोग हैं। और ये जो इंडिया वाले हैं, इनका खुद देख लो कि ये कैसे करना चाहते हैं। एक तरीके का क्या है यहाँ पे कम्युनलिज्म, इस तरह से क्या हुआ कि मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई होना शुरू हुई। और आज भी हम देखते हैं कि वो जो डिवाइडेशन उस समय की गई थी 1947 में, और आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम और हिंदू में आज भी लड़ाई हो रही है धर्म के नाम पर। हम दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। हम क्या देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर देश को एक वर्ल्ड विश्व गुरु की बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग, या फिर एक मैसेज देना चाहते हैं अपनी कंट्री से। तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम आपस में ही लड़ते रहेंगे या फिर अपनी ही विचारधारा में फंसे रहेंगे, तो कैसे किसी का भला कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके का बच्चे के अंदर या फिर हम इंसानों के अंदर भी फेथ होना चाहिए।
अपने कंट्री के ऊपर, ना कि सिर्फ अपने बिलीव्स। ठीक है, तुम्हारे बिलीव्स हैं, उसको हम नहीं बोल रहे हैं, अपने अपने मानो, अपने अपने विचारधारा को थोपो मत किसी के ऊपर ना। किसी की मन है उसको फॉलो करे, नहीं है नहीं करे, बट ठीक है, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म शुड बी देयर, शुड बी इन द माइंड। तो क्या होता है कि अगर हम अपने ही रिलीजन के बारे में बात करने लग जाते हैं, अपनी ही कम्युनिटी के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो फिर वहाँ पे नेशनलिज्म तो बहुत दूर की बात है, बहुत ऊंची बात है, वो विजडम वाली बात है कि उनके लिए वो एक तरीके का हम देश के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, एक तरीके का हम कम्युनल राइट्स को बढ़ावा दिया जाता है इस तरह से वो रेस्टलेस होती है फिर, या फिर धक्का मुक्की होती है। फिर आप देखोगे कितने सारे केसेस देखने को मिलेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे देश में कितने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कश्मीर में आए दिन होते रहते हैं। तो ये जड़ कथा ही डिवाइडेशन से हुई है। तो रीजनलिज़म, जैसे कि किसी ने कहा कि हमारा जो रीजन है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही बड़ा है, और एक तरीके का ये भी थॉट, जो बिलीफ सिस्टम जो लाया गया है, वो एक तरीके का सेंटिमेंट से जुड़ जाता है कि हम अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके का सेंटिमेंट्स अपनी कम्युनिटी से जोड़ लेना, या फिर रादर कि हम देश के बारे में सोचें। ठीक है, एक तरीके का एग्रेसिव रीजनलिज्म भी कहीं ना कहीं एक आपकी फीलिंग को दबाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके का नैरो सेट ऑफ माइंडनेस और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आती है। और क्या होता है ना कि कुछ ट्राइबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वो अपनी टेरिटरी में बसने ही नहीं देते, वहाँ पे सरकार को एंट्री ही नहीं देते, और फिर क्या होता है कि वहाँ का एरिया वो अंडर डेवलप ही रह जाता है। अगर वो चाहते हैं कि देश में उन्नति करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आएंगे, पूछताछ करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वहाँ पे स्कूल एस्टेब्लिशमेंट हो पाए, उस वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए, वो वहाँ पे एंट्री ही नहीं दे पा रहे। तो इसका मतलब ये क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी एक तरीके की क्या होगी, कम्युनलिज्म होगी अपने ही एक तरीके का। यहाँ पे भी देश में उन्नति नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हम यहाँ पे सोच सकते कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, कुछ देश में तरक्की हो पाएगी। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस होते हैं, सेम ही है उनमें, है ना। कास्टिज़म हो गया, ये सुपर अपनी कास्ट को, जैसे हर रिलीजन में देखोगे शिया और सुन्नी। शियाज कहते हैं कि हम ये वाली कास्ट है, ऊंची कास्ट है, और सुन्नी जो है वो ये, मतलब एक तरीके का डिवाइड जो जहाँ पे भी डिवाइडेशन होगी ना, वहाँ पे हम तरक्की सोच ही नहीं सकते। घर पे भी अगर आप देखोगे एक लड़का और लड़की में डिवाइडेशन कर दें माँ बाप, तो वहाँ पे भी तरक्की आप नहीं संभव कर पाओगे। एक तरक्की कर जाएगा, दूसरा कहीं ना कहीं रोड़ा डलेगा। अगर मान लो कि जैसे कि लड़के को पढ़ा दिया, अच्छे से बाहर घूम के आता है, जो लड़की को नहीं पढ़ाया, फिर वो ऐसे मतलब घर पे रही है, शादी कर दी, तो फिर एक तरीके का रोना और पीटना शुरू हो जाता है। फिर जो पढ़ा लिखा ना, उसके ऊपर वो बोझ ही बनता है। मतलब एक तरीके का एक को पढ़ा दिया, एक को पढ़ाया ही नहीं, तो एक तरीके का डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या हुआ, जो लोअर कास्ट कह रही हूँ, जो गर्ल है, जिसको पढ़ाया नहीं गया, जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया गया, तो उनमें डिवाइडेशन हो जाएगी। उनकी विचारधारा, उनकी फीलिंगनेस, या फिर उनकी जो उनकी जो सोच होगी वो मैच नहीं हो पाएगी। फिर एक तरीके का जो लोअर होगा ना, वो बर्डन ही बनेगा उसके लिए। वो उसकी तरक्की होने के बावजूद भी जो लोअर है ना, फिर जो लड़की है वो उसके ऊपर निर्भर ही रहेगी। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। एक तरीके का आप इक्वल देते, शायद दोनों ही काम आते किसी सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, या फिर किसी और के लिए। एक तो मैंने एक कॉमन एग्जांपल दिया कि एक तरीके का क्या होता है, ये डिवाइडेशन जहाँ कहीं होगी वहाँ पे कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तो हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनकी खुद की विचारधारा है, तो वो कहते हैं कि भाई नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ना कि उनके फॉलोअर्स वो, या फिर अपनी वो क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि मैं इस विचारधारा का हूँ तो तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी हर एक काम पूरा करूँगा। मान लो कि रिलीजन है हिंदू, ठीक है, तो हिंदू रिलीजन है, तो अगर हमारे राम मंदिर बनने चाहिए, या फिर आप देखोगे कि ज़्यादा मंदिर की बात होती है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत लिमिटेड बात होती है।
एजुकेशन की बात करें तो बहुत लिमिटेड बात होती है, हेल्थ वाइज की बात करें तो वहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है। एक तरीके का क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा सेट करती है कि ये फीलिंग के साथ कनेक्ट करना कि एक व्यक्ति ऐसी विचारधारा मानता है, क्योंकि सबसे सर्वोपरि हमारे लिए क्या है, रिलीजन है, हमारा जो धर्म है उसको ही टारगेट किया जाता है। एक तरीके का वो भी हमारे नेशन के लिए गड़बड़ है। नेशन की डेवलपमेंट सबसे पहले तो एजुकेशन से होगी, फिर हेल्थ से होगी, फिर अगर हम पढ़े लिखे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, हमारी बुद्धि होगी, हम रिसर्चर्स होंगे, या फिर हम कुछ साइंटिफिक काम करेंगे तो हमारा आउटलुक भी ब्रॉडन होगा, हम कुछ सोच पाएंगे, कुछ क्रिएट कर पाएंगे, या फिर हमारे देश की तरक्की तब होगी। ऐसे नहीं कि रिलीजन को नहीं बढ़ाना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कि हमें जो उपनिषद से हमारे उसको भी प्रमोट करना चाहिए। उसकी बात कोई करता नहीं है। आप देखोगे कि कितनी बात होती है, सिर्फ मंदिर बना दिए या फिर मंदिरों में भगवान की पूजा स्थापित हो गई या फिर इस तरह से हो गया। इससे देश की तरक्की कैसे हुई, मेरे को बताइए जाए। राम राज्य कैसे स्थापित हुआ? राम राज्य स्थापित होता है सबको, सबकी उसकी जो प्रजा है उसको इक्वल राइट्स मिले, डिस्पैरिटीज़ दूर हों। जो गरीब है उसको भाई उसको विक्टिम को बिल्कुल ही रौंद दो, पुअर को बिल्कुल ही उसको मज़ा चखा दो किसका, नेट का, और फिर वो इतना मतलब डूब जाए नेट में और इतना यूट्यूब इतना देख पाए कि भूल ही जाए वो कि उसकी खुद की भी कोई खाना, न्यूट्रिशन, या फिर उसके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन, या फिर कुछ नॉलेज गेन करना, या फिर कुछ पढ़ना, वो उनकी लाइफ में हट सा गया है। तो एक तरीके का क्या होता है कि प्रोपोगेंडा, पुअर पीपल ईजी हो जाते हैं उनको अपने प्रोपोगेंडा में निकालने के लिए, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 1% 2% ही रिच लोग होंगे, रिच क्लासेस पीपल्स होंगी। बट अगर हम देखेंगे तो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिडिल क्लास है, या फिर लोअर मिडिल है, या फिर आप कह सकते हैं कि पुअर पीपल हैं, ठीक है। तो उनको इजी होता है अपने प्रोपोगेंडा में इंसर्ट करने के लिए। तो एक तरीके का उन माइंड वॉश करना उनका, या फिर उनको जो कह दिया वही मान लेना, कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। एक तरीके का क्या होता है कि डिस्पैरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है। गुड लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है, जो कि अपने से पहले अपनी जो धंधे अपने छट गए होते हैं ना, ये वाला ठेका वो वाला ठेका, फिर उसके बाद करप्शंस आप देखोगे कितने ज़्यादा, ऐसे ही टिकट मिल जाती है। फिर मतलब एक तरीके का क्या होता है कि गुड लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। कि सेल्फिश जो होते हैं, अपने बंगले बना के बैठे होते हैं, अपनी जितनी ज़्यादा वेल्थ होती है उनकी अलग अलग स्टेट में, ठीक है ना। ये एक तरीके का ऑब्स्टिकल है। फ्रस्ट्रेटेड यूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्या होता है कि आप देखोगे कितने ज़्यादा जो नीट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें इतने ज़्यादा लोग मतलब भर्ती हुए, वहाँ पे कितने खज्जल हुए, वो उनके जो रिज़ल्ट नहीं आया। फिर नेट यूजीसी का भी आप देखोगे कि उसमें भी रद्द हो गया। एक तरीके का क्या है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया यूथ अपने, उनको रोज़गार मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंटेलिजेंट नहीं है कोई भी। नेशन की कोहिजन में, नेशन को बाइंड करने में ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके का बैरियर बन गया है। फ्रस्ट्रेशन है लोगों के मन में, कॉम्प्लेक्सेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वो खुश नहीं है, ठीक है ना। कि हम किस समाज में रह रहे हैं, कि आज भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब किस समाज में रह रहे हैं हम, ऐसा रोज़गार नहीं सोच पा रहे हैं, हमारी मेंटालिटी नहीं है। आज भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही मिल जाएगा, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब एक तरीके का वो चाहते हैं कि बस उनको दिहाड़ी बैठ जाए वो सरकारी नौकरी। आप देखो कि सरकारी नौकरी जो करना चाहते हैं वो कितना ही काम करने की कोशिश करते हैं, वो कितना ही देश को तरक्की करने में योगदान देते हैं, वो कितना ही हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, करप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा एक ही हाथ में चला जाता है। आप देखोगे जो आईएएस बनते हैं उनके जगह आपके देखो कितना करप्शन कर रखा उन लोगों ने, और जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वो कुछ और ही होते हैं। फेवरेटिज्म होता है, वही अनएम्प्लॉयमेंट आप देखोगे कितना ज़्यादा ये थ्रेट है हमारे देश में। ये नेशनल इंटीग्रेशन हो अगर चाहते हुए भी नहीं हो पाएगा,
ठीक है ना। एक तरीके का सबके लिए रोज़गार कैसे आ सकता है, सबके लिए सरकारी नौकरी कैसे हो सकती है, पर फिर भी लोग इतना फॉर्म भरते हैं, 14-14 लाख लोग भर्तियाँ देखते हैं। तो इस तरीके की जो सरकारी नौकरी जिसको चाहिए वो विरला व्यक्ति को चाहिए जो काम नहीं करना चाहता है। आप देखो कितना ही चेंजेस आप ला सकते हो सरकारी नौकरी में, उनको इनकम प्रॉपर मिल जाएगी महीने की, बट वो काम क्या करते हैं, ठीक है। एक तरीके का ये भी कहीं ना कहीं इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल कम हैं। पढ़े लिखे ही मतलब आप देखोगे पढ़ लिख लिया है सब लोगों ने, ग्रेजुएशन सबकी है, बट किसी को ये नहीं पता होगा कि इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सिर्फ नॉलेज गेन की है, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, बट उसको अप्लाई करना उनको नहीं आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होती है सबसे बड़ी लिटरेसी कि आपको अप्लाई करना ही नहीं आ रहा है। ऐसी एजुकेशन लेनी क्यों है जो अप्लाई नहीं करने आ रही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अब लीडर भी कौन बन जाता है, जो उच्च, आपने सुना होगा कि जो हाई प्रेस्टिजियस लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग या फिर जिनके पास पैसा ज़्यादा था, वो ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, कांग्रेस। और कांग्रेस से ही जो ह्यूम थे, ठीक है ना, जो ब्रिटिश के जो वो थे, इस कांग्रेस के जो हेड थे, एच.ओ. ह्यूम, पता नहीं क्या नाम था उनका, ह्यूम थे, जो कि जिन्होंने इस ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ये सारे अमीर लोग थे और शायद सारे पढ़े लिखे थे। इन्हीं से मिलकर ये एक असेंबली या फिर एक ग्रुप बना था, और इसी से ही हम देखते हैं कि जो लीडरशिप है वहीं से लेके आ रही है, कोई अपग्रेडमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना। बूढ़े बूढ़े लोग ही बनते हैं, मतलब एक तरीके का जो यंग खून है उसको एक क्रांतिकारी माना गया। जैसे कि भगत सिंह आप देखोगे वो लीडर कहाँ बने, पर वो एक क्रांतिकारी थे, ऑन द स्पॉट बनने वाले सिचुएशनल लीडर थे। तो एक तरीके का आप देखोगे कि कल्चरल डिस्पैरिटीज़ आप देखोगे कि कस्टम कल्चर, वहाँ पे साड़ी पहनते हैं, वहाँ पे घघरा, तो वहाँ पे डांडियाँ, यहाँ पे लावनी। तो एक तरीके का क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस, कि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा बहुत ही सुंदर है। तो एक तरीके का कल्चरल डिस्पैरिटीज़ भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी होती है देश में, अगर हम तरक्की चाहते हैं तो। क्लासिज्म, जितना डिफरेंसेस होंगे, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जितनी डिफरेंसेस डिस्टिंक्शन होंगी या फिर इकोनॉमिकली सोशली हम थोड़े अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारी जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे छुछुंदर से मुद्दे, इस पर हम वर्क नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को। तो नेशनल इंटीग्रेशन तो बस ऐसे ही हो सकती है कि भाई सबसे पहले तो हमारे रूट्स जहाँ पे हमारी एजुकेशन है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसा नहीं है कि हम सब की, अगर हम बात कर रहे हैं कि वननेस की बात कर रहे हैं, कॉमन बिहेवियर, सेट ऑफ बिहेवियर, ऐसा नहीं है कि हमें अपने कल्चर को छोड़ देना, हमारे लैंग्वेज को छोड़ देना, हमारे रिलीजन को छोड़ देना। हमें इसको हावी नहीं होने देना है देश के ऊपर, देश से ऊपर नहीं रखना है इसको, देश से नीचे ही रहेगा। बट ये नहीं है कि इसको ख़त्म ही कर देना है। हर किसी की लैंग्वेज को तवज्जो दी जानी चाहिए, हर किसी की भाषा यूनिक है, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, या समझदार समझे, उसमें क्रक्स होता है, फ्लेवर होता है, एक एक्सेंट होती है। अपने कल्चर से प्राउड फील होना चाहिए कि हम वाओ व्हाट अ लैंग्वेज। हमें अपनी लैंग्वेज, जो अपनी लैंग्वेज, चाहे वो इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे होगी, इमोशनल इंटीग्रेशन तो हमारी लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इस भाषा को हम संजो के रखें। हमारी जो कल्चरली ट्रेस्ड भाषा है वो हिंदी है। हिंदी को बोलते समय शर्म नहीं आनी चाहिए। आजकल लोग बाहर पढ़ने जाते हैं ऑक्सफोर्ड, तो ये लैंग्वेज बोलते समय हिंदी को ऐसे घबराते हैं या फिर हंसने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भारतीय संस्कृति बोली जाए ना, तो सब बच्चे हंसने लग जाएंगे आज के टाइम पे। अगर वही नेशनल या फिर आप बोलोगे इंडियन सिविलाइजेशन, तो बहुत ही फैंसी सा लगता है। मतलब एक तरीके का अपने माइंड सेट बना के रखा है कि जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और हिंदी जो है वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। पर ऐसा नहीं होता है। हमें हम अपनी भाषा को सम्मान दें, कंपलसरी करें उसको बोलने की, या फिर उसमें लिटरेचर बात की जाए, उस पर बात हो, ज़्यादा फोकस किया जाए। गवर्नमेंट हिंदी को लेकर
फोकस करे, और उसको मतलब एक तरीके का रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी आप देखोगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में, टेक्स्ट बुक में, या फिर हमारे वो इस तरह से करिकुलम, या फिर बच्चों के, हम वही कह रहे हैं ना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन में चेंजेस को ही क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो 2020 जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि आप देखोगे कि हमारे देश में के जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया, या फिर हमारे देश में जो चल रही चीज़ें हैं, क्या साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ये सब बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएँ इस चीज़ को, क्या है, क्यों ज़रूरी क्यों है इतना गर्ल्स को गाइड करना। ताकि देखो 50% आदमी है और 50% ही क्या है, विमेन है। तो हमें विमेन को छोड़ना नहीं, विमेन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कल्चर। अगर हम विमेन को हम पीछे छोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं सिर्फ मैन 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 मैन, वुमेन पीछे रह जाएगी। तो विमेन को उठाने पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। सेकेंडरी, प्राइमरी, यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेबस में बदलाव और ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम नेशनल इंटीग्रेट हो सकते हैं, हमें कैसे इवॉल्व होना पड़ेगा, हमें अपने एजुकेशन प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए जाएँ जो कि नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाएं। जैसे कि आप देखोगे रेडियो पे मन की बात चलती है, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, जो अच्छा काम करता है, जो क्रिएटिव काम करता है, जो स्किलफुल है, उसको नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उजागर करते हैं सबके सामने कि इस व्यक्ति ने ये काम किया, या फिर वो अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, उसको अपग्रेड किया जाता है ताकि वो भी एक फीलिंग लाता है नेशनल यूनिटी की। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, आप देखोगे 15 अगस्त के दिन जो लंबा भाषण होता है उसमें कितनी सारी घटनाएं जो है वो बताई जाती हैं। ऑल इंडियन कॉम्पिटिशन्स करवाए जाने चाहिए, ओलंपियाड जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिशन्स करवाए जाने चाहिए, जैसे कि डिबेट्स हो गई, जैसे वो होता है ना, बच्चे बोलते हैं देश में, स्पीच बोलते हैं जो पार्लियामेंट में, तो आप देखोगे कि वो भी एक तरीके का नेशनल यूनिटी की वो करवाते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स बच्चे को दिए जाने चाहिए, बच्चे को थोड़ा इनकरेज करना चाहिए कि तुम पार्टिसिपेट करो, स्पीच दो, फिर या फिर सिंगिंग करो, कुछ गीत गाओ, या फिर ऐसे सब चीज़ें। इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, दूसरे के कल्चर पे ये नहीं है कि हमारा कल्चर ही बेस्ट है, तुम्हारा ऐसे ही है। दूसरे के कल्चर की जानकारी भी उस बच्चे को दो ताकि वो सम्मान कर पाए उसका। ये नहीं है कि उसको असम्मानित करना है, ये तो सीख है, ये तो ऐसे होते हैं। कैसे डिसाइड कर लिया तुमने? तो मतलब एक तरीके का लिबर्टी होनी चाहिए, सबको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट एफर्ट्स होने चाहिए। भाई गवर्नमेंट का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जनता पे चलती है और जनता गवर्नमेंट के देख के चलती है, ये काम कर रहा है व्यक्ति, पर ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो क्या काम कर रहा है, छोटे तबके के लिए क्या किया उसने, और फिर बड़े तबके के लिए क्या किया, वो सबको एक जैसा देखे, ठीक है। वो ही सबके अंदर एक भाव ला सकता है कि हम एक हैं, ठीक है, हम एक हैं। मंच से जो भी बोलेगा वो सुपीरियर होता है, या फिर उसको सब मानते हैं, उसको मॉडल मानते हैं, ठीक है। एक तरीके का क्या होना चाहिए, वो खुद एफर्ट करे, या फिर टीचर का रोल क्या होना चाहिए। टीचर का काफ़ी रोल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस में क्या पढ़ाना उसको, जैसे कि स्टोरीज, पोएम, सॉन्ग्स, नेशनल सॉन्ग्स होने चाहिए जो कि सिलेबस में चेंजेस ला के, जैसे कि लिटरेचर पढ़ाया जाए उसको, बच्चे को, या सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाए जो कि हमारी सेंसिबिलिटी टूवर्ड्स द लोअर कास्ट, या फिर ट्राइबल्स ऐसे क्यों होते हैं, या फिर ये सब चैप्टर पढ़ाने का माध्यम क्या है कि ताकि बच्चे को रियलाइज़ हो कि हम एक हैं। हम क्यों एक बनना चाहते हैं? क्योंकि हमें देश को तरक्की करना है भाई, ऐसे नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे पर टीचर को, स्टूडेंट को, दोनों को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो ट्रैवल करे
पूरे पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में, देखे समझे, उनके कल्चर्स, उनके प्रैक्टिसेस को समझ पाए कि वो कैसे काम करती हैं। टूर होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक तरीके का जो टूर होते हैं ना वो अलग अलग स्टेट्स में होने चाहिए, सो दैट कि बच्चे समझ पाएँ उस कल्चर को, उस आर्ट को समझ पाएँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब कि एक तरीके का इनकरेज करना चाहिए बच्चे को कि फॉर्मल नॉलेज के अलावा बच्चे को ये जो फील है कि भाई हम एक हैं, हम कैसे फील कर पाएंगे, ये फीलिंग लाना, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से ही होगा। और ये चीज़ें जैसे वी फीलिंग हो गई, वननेस, यूनिटी, सिंपथी, दूसरों के लिए सम्मान, या फिर जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, कैसे हम टेक्स्ट बुक को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किस वायलेंस नहीं करना चाहिए, ट्रुथ क्यों बोलना चाहिए, कौन बोल के गया है, किसकी बात माननी है, किसको फॉलो करना है, ये सब आदर्श टेक्स्ट बुक में हो। सेंस ऑफ इमोशनल यूनिटी बढ़ाए, ये सब चीज़ें कंक्लूड करेंगी हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसर्निंग द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। देखो लैंग्वेज जो छोटे लेवल में जो बोली जाती है भाषा, उस पर इम्प्रूवमेंट या उस पर फोकस कोई नहीं करता। सब बोलते हैं ये इन्फीरियॉरिटी फील होती है, हम ये भाषा थोड़ा ना बोलेंगे, हमारी पर्सनल हमने लो ग्रेड की या फिर ऐसे, मतलब अपने आप को फील करते हैं कि ये कौन सी भाषा है, ये हम नहीं बोलते। या फिर एक तरीके का लैंग्वेज में अगर लग रहा है कि इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या फिर हिंदी भाषी लोग ज़्यादा होने चाहिए, या फिर एक तरीके का देवनागरी स्क्रिप्ट में अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एक तरीके का देवनागरी लिपि क्या है, बच्चे को ये भी नहीं पता कि कौन सी लिपि में लिखी गई है। या फिर हिंदी टेक्स्ट बुक, एक बच्चे को हिंदी आज आप बोलोगे ना हिंदी पढ़ या इंग्लिश पढ़, बच्चा इंग्लिश ही पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको घर से इंग्लिश ही सिखाई जा रही है। हिंदी तो उसको मतलब एक दूर दूर की बात है। यूनिवर्सिटी लेवल पे हिंदी इंग्लिश लिटरेचर होने चाहिए ताकि उसे समझ में आए, ताकि वो इंग्लिश इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हम चाहते हैं कि पढ़ना समझना, दुनिया को समझना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में कोई बुराई नहीं है, बट हमारा सिस्टम ही इंग्लिश हो गया है। हिंदी में ही हर चीज़ हमें समझ में आती है, हम हिंदी भी इतने अच्छे बोल नहीं पाते हैं आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। इमोशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल ओनली बाय यूनाइटिंग आवर थॉट्स इन द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन ऑब्स्टेकल तो वही रहेंगे, क्यों क्या ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, बट अगर हम बात करें इमोशनल इंटीग्रेशन, हमारे माइंड सेट, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे आइडियाज़, कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, या फिर हमें जो भी हमारे अंदर डिफरेंसेस है उसको ओवरकम करना, या फिर जो भी फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स हैं, या फिर लिटरेसी, या फिर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उस पर फोकस करना, उसको इम्प्रूवमेंट करना, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगी। हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज होना चाहिए। हमारे बच्चों को फाउंडेशन बेस पे ही उनको बताया जाना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी रेलिवेंस हमारी लाइफ में, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, या फिर क्यों हमें ये करना है, तो उनको बताया जाना चाहिए। उसका रियल मीनिंग, उसका सेंस उसको बच्चे को पता होना चाहिए। एक तरीके का उसको लिटरेचर पढ़ाओ, उसको सोशल साइंस के बारे में बताओ क्यों पढ़नी है, सिविक्स क्यों पढ़ी जाती है, ज्योग्राफी के बारे में बताओ, हम क्यों कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी कहानी जो है पटकथा उनको बताओ। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कि इमोशनल इंटीग्रेशन, ये तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही थी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है, क्या फैक्टर्स रहते हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होने देते, या फिर यूनिवर्सलिज्म एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म भी क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन या इमोशनल इंटीग्रेशन, या फिर फीलिंग ऑफ वननेस नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, जब हम उसको ओवरऑल देखते हैं, वर्ल्ड के पायदान पे खड़े होके फिर हम देखते हैं ऊपर से कि हाँ, कि ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ एक है और हमें इससे बचाना है, अर्थ को बचाना है, या फिर बचाना मतलब एक तरीके का जो जितना हमें यूज़ करना है उतना हम यूज़ करें, एंड
सेव करें अपने रिसोर्सेज को एंड हेल्प करें एक दूसरे की, आपस में लड़े ना, ठीक है, अपने सुख के लिए दूसरे को ना बर्बाद करें। तो एक तरीके का यूनिवर्सलिज्म कहलाता है। और नेशनलिज्म होता है कि जो बात करता है अपने राष्ट्र की, राष्ट्र प्रेम की। Nationalism is dependent on the country, one country, and universalism is based on all the countries included in the oneness. Okay, तो ये है। यहाँ पे हमारा इमोशनल इंटीग्रेशन भी ख़त्म हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और यहाँ पे आपने पढ़ा ना कि किस तरह से इमोशनल इंटीग्रेशन होता है, और इमोशनल इंटीग्रेशन यही क्वेश्चन आ जाता है आपका, इमोशनल इंटीग्रेशन का किसके साथ अटैच होके, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ, और क्या टीचर का क्या रोल है इसको प्रमोट करने में, ठीक है। तो ये आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।